पिछले क्लास में हम लोग इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत किए थे और जिसमें हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस किए थे। जैसे चैप्टर 1 जो क्वेश्चंस आते हैं, दो तरह क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दोनों अलग अलग होता है। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब जब देश को आज़ादी मिला उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। ये काफी बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। वैसे एनसीईआरटी की किताब में भी अच्छा से आपको दिया हुआ है। हम तो एलेबरेट करके पूरा बताएंगे, डेटा के साथ बताएंगे। क्लियर कि जब और हम ये भी बताए थे प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज ए स्टेबल इकोनॉमी इन एग्रीकल्चर, इन इंडस्ट्री, इन अदर सेक्टर्स। सर्विस सेक्टर तो बाद में आया। इवन जब दादा भाई नौरोजी का जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उसमें प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर का गुणगान नहीं है, एंड देयरफॉर इट वाज नेग्लेक्टेड। आगे बताएंगे। तब एक दूसरे व्यक्ति आए PKRV राव एंड विच वाज फर्स्ट साइंटिफिक कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। बट अंग्रेजों के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का एस्टिमेट कभी नहीं किया गया। उसको का मतलब क्या था? क्योंकि वो जो पैसा कमा रहे थे 1757 से 1857 छोड़ दीजिए, वो जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो अपने के यहाँ ले जा रहे थे। और एक रिपोर्ट के अनुसार वो जो ड्रेन था वो 5% नेशनल इनकम का था। राष्ट्रीय आय का 5% वहीं चला गया। बहुत बड़ा अमाउंट होता है जी, है ना। अगर कोई कंट्री अपने जीडीपी का 5% अगर प्राइमरी से एजुकेशन पे खर्च करे तो बेस्ट माना जाता है। दैट मीन्स कि इंडिया गरीब नहीं था, इंडिया के रिसोर्सेज का, दैट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। और यहाँ जो सामाजिक प्रथा थी उसको बढ़ावा दे रही थी शुरुआती दौर में। बाद में ठीक वही ठीक किए, लेकिन वही यही कारण है हमारे कितना दिन देश गुलाम रह गया, आपसी झगड़े के कारण, जातिवाद के कारण, है ना। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद था। लोग जो कहते हैं वो इतिहास पढ़िएगा, हम नहीं कहते हैं। हमारी क्या समस्या बहुत जकड़ा हुआ समस्या हुआ करता था। एनीवे, क्योंकि देखिए किसी भी जगह की आर्थिक समस्या तभी होती है जब वहाँ सामाजिक समस्या है। किसी भी परिवार की आर्थिक समस्या तभी है जब वो सामाजिक समस्या, मतलब जब आपस में झगड़े करते हैं तो उसके यहाँ हमेशा समस्या रहती है। मतलब 4 भाई है, 5 भाई है, सब एक हैं तो कितना स्ट्रांग माना जाता है, मतलब सोशल रिलेशन अच्छा है। जब आपका सोशल रिलेशन अच्छा होगा तो फाइनेंशियल रिलेशन भी अच्छा होने की संभावना है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा जो अपना जो सामाजिक संबंध था अलग अलग ग्रुप्स के बीच में वो अच्छा नहीं था। एंड देयरफॉर जो अंग्रेज था वो आपका इसका बेनिफिट उठाए, फुट डालो राज करो। तभी तो हमारे कहीं इतने दिन अंग्रेज रह गए और यहाँ का प्रॉफिट वहां जाते रहा। और जब देश आजाद हुआ तो यहाँ का प्रॉफिट दो तरह से होता है। एक प्रॉफिट पैसा में होता है, एक हमारे का जो IIM है, जो IIT है, या टॉप लेवल का जो विश्वविद्यालय है, वो जो प्रोड्यूस करते हैं कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, दैट इज आल्सो कैपिटल। उसका भी आजकल दूसरे कंट्री जा रहा है, दैट इज ब्रेन ड्रेन कहते हैं, है ना। तो पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ था, आज ब्रेन ड्रेन है। समस्या है, कारण बहुत सारी समस्या, सामाजिक समस्या है। मतलब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो खुशामद करवाएगा ना भाई, उसको एक्सपेक्टेशन होता है ना, लाइफ मेहनत करते हैं। याद कीजिए पहले के साधु संत मेहनत करते थे, परशुराम का नाम सुनते हो तो लगता था हम कुछ हैं। तो उसी तरीके से यहाँ उनको हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं मिलता, इनकम नहीं होता, इसलिए वो देश छोड़ के दूसरे कंट्री चले जाते हैं। इवन जो देखोगे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IAS हैं, उनका ये बच्चा यहाँ रहना पसंद नहीं करता है। कहता नहीं हम विदेश में ठीक हैं। दैट मीन्स वहां का सोशल संबंध आपस का जो है अच्छा है। आई बात समझ में। अब ये अलग बात है कि विदेशी कल्चर अलग है, हमारे का कल्चर अलग है। लेकिन जब वहां पे रह के देखते हैं तो कहते नहीं ठीक है, कम से कम पहले से फिट है ना। जैसे 5 आदमी खा रहे हो, 5 को दोस्त है, तो कोई चीज लिया तो वही खाएगा, तुमको पूछेगा नहीं। क्या तुमको भी खाना है, तुम भी ले लो, अच्छा ना है। यहाँ खिला के गली देता है 5 बार।
खिला दे, खा लिया, निकालता नहीं है, बहुत सारी बात है। एनीवे, तो हम लोग पॉइंट वाइज करके हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे ताकि हम लोग इंडियन लिखो है, हेडिंग दे दो, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दिख रहा है ना जी बोर्ड पे पूरा दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां लिखे तो ठीक है। अब देखिए हम एक बेस बता देते हैं, आप अलग अलग बुक से हम इतना लिखा देंगे कि पूरा आपका 7-8 पेज का नोट्स बन जाएगा, तो हमको लिख के दे दीजिएगा, है ना, क्योंकि हम कई एक बुक से कंपाइल करके वो लिखा देंगे, क्योंकि एक किताब में अच्छा से दिया रहता नहीं है, और आपको 2000 वर्ड्स में आंसर तैयार कर लीजिएगा। एक तो है कम, पूरा क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, कह रहा है कि एग्रीकल्चर की स्थिति क्या था, इंडस्ट्री की स्थिति क्या था, सब अलग अलग करके हम लोग बता देंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कुछ पॉइंट करके, लिखो, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बताए थे, पहले बता दें कि हमारा इकोनॉमी क्या था, वाइब्रेंट इकोनॉमी था, और उससे क्या हो गया, ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रॉन्ग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हमारा जो वाइब्रेंट इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गया। A stagnant economy is that economy where growth rate of the economy is very slow, है ना, क्या, वेरी स्लो। तो लिख रहे हैं, शुरुआत करते हैं, लिखिए, लिखाते हैं, लिखो, owing to systematic exploitation, OWING, टू सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन, पिछले क्लास में लिखाए थे, उसके बाद owing to systematic exploitation of agricultural and industrial sectors and restructuring India's foreign trade and restructuring India's foreign trade industrial, देखिए, देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड restructuring of India's foreign trade in favor of the British economy, comma, India changed from vibrant economy, India changed from vibrant economy to a stagnant economy, ठीक है, टू स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब जैसे कोई नया टर्म मिले ना तो वहीं पे हम बॉक्स में करके लिखा देंगे। वाइब्रेंट इकोनॉमी उसे कहते हैं जो लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। देखो ऐसे लिख लेना नोट्स में कि ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, गतिहीन अर्थव्यवस्था, है ना, लिखो, स्टैग्नेंट इकोनॉमी is that economy where growth rate is very slow, है ना, वेरी स्लो का मतलब लेस देन 3%, ठीक है। लिखो, पारा चेंज करके इसको लिख लीजिए, 10 मतलब इस प्रकार से, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, 10 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, overall feature of the Indian economy
वेयर एज फॉलो, वेयर एज फॉलो, वेयर एज फॉलो, है ना, वेयर एज फॉलो, मतलब इस प्रकार से था। तो सबसे पहला लिखो स्टैग्नेंट इकोनॉमी। क्या लिखिएगा? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। लिखो स्टैग्नेंट, STAG, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ठीक है, हो गया। ये तो बता दिए क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा लिखा देते हैं, है ना, उसको आप आगे एलेबोरेट कर सकते हैं। पहले पता चल गया स्टैग्नेंट इकोनॉमी होता क्या है। कोई पूछ दे तो स्लो ग्रोथ इकोनॉमी जिसमें है, क्या है तो भाई जब 2 से लेस देन 3%। एक टॉपिक होता है इन्फ्लेशन, आगे बताएंगे, उसमें देखिएगा क्या क्या होता है। तो ऐसे याद रखो, लेस देन 3% स्टैग्नेंट इकोनॉमी। एक होता है डिप्लीटेड इकोनॉमी, कहीं कहीं लिखा रहता है इंडियन इकोनॉमी वाज डिप्लीटेड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो डिप्लीटेड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज था ना वो डिप्रिसिएटेड था। क्या था? डिप्रिसिएटेड था। एग्जांपल समझो, जैसे ये पेन ये पेन एकदम पूरा फिट है, ये पेन खराब हो गया, इसमें कुछ है ये नहीं है ना, तो ये कोई काम का काम का है, थोड़ा बहुत काम का है। लिखो कुछ तो लिखा जाएगा कुछ, है ना, इसको बोलते हैं खराब एक तरह से हिंदी में। तो जब देश को आज़ादी मिला, जब देश को आज़ादी मिला तो उसके पहले सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज था फैक्ट्री के रूप में या इंडस्ट्री के रूप में कहते हैं, या हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट था या जो भी कुछ था, वो सब पहले से एक यानी कि क्षमता से ज़्यादा यूज कर लिया था। अब एग्जाम्पल समझो, अब किराना दुकान देखें, देखें ना, तो देखो वहां पे होता है कि 10 किलो तक तौलने वाला, 20 किलो तक तौलने वाला, 25 किलो तक तौलने वाला, 50 किलो तक तौलने वाला। अब तौलने वाला 50 किलो तक, बैठ गया कोई 70 किलो का आदमी, तौला तो जाएगा, तो वजन रहेगा 50 किलो, बता 150 किलो, उसके आधार पर दवा वो खा लेगा, वो तौला जाएगा मामला, है ना। तो जिसकी क्षमता है उस क्षमता से अगर अधिक उपयोग कर लेते हैं, गड़बड़ होगा ना। उसी तरह से जैसे क्षमता किसी खाने का 5 पूरी है और खच गया 20 को खा लेगा, क्या होगा? रात भर भगाते रहेगा। वही स्थिति है। जनरेटर देखो, जनरेटर, जनरेटर की क्षमता है 100 बल्ब जमाने का, और कोई चला देता है एसी, तो क्या होगा? बैठिए ना जगह जनरेटर। वही हुआ था आजादी के पहले वाली बात, कि क्षमता जितना था फैक्ट्री का, क्षमता जितना था हमारे रिसोर्सेज का, उससे अधिक उपयोग किया गया, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी नोन एज, अभी बताया राष्ट्रीय में, डिप्रिसिएटेड, उसी से बना इंडियन इकोनॉमी वाज डिप्लीटेड। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते तो कहता क्या ये सब था, तो हर चीज तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन जैसी इकोनॉमी टर्म मिलता है तो समझाते हैं। डिप्लीटेड इकोनॉमी का मतलब या द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रिसोर्सेज, कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, जैसे मशीन है इसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल, पंखा है फिजिकल कैपिटल, बोर्ड है फिजिकल कैपिटल, है ना। तो फिजिकल कैपिटल अवेलेबल इन आवर कंट्री वाज डेप्रिसिएटेड, वाज क्या था? डेप्रिसिएटेड था। आई बस में पिछले एक टर्म है इंडियन इकोनॉमी वाज डेप्रिसिएटेड। तो अब सवाल है कि मशीनें नहीं रहेगा तो उत्पादन नहीं होगा तो स्लो रहेगा। एक कारण आपका ये भी था। दूसरा कारण ये था, हम लोग टेक्निकली बहुत पुअर थे, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट में विदेशी टेक्नोलॉजी को इंडियन फैक्ट्री को रोक, मतलब यूज करने पर रोक लगा दिया था। यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन क्यों कर गया? क्योंकि यहाँ वाला जो इंडस्ट्री था उसको कहता था कि विदेशों से टेक्नोलॉजी आप ला नहीं सकते हैं, इसके ऊपर हेवी टैक्स लगा दिया, उसको टैक्स फ्री कर दिया। तो अंग्रेज वाला जो सामान था, ब्रिटिश वाला जो सामान था, वो दिखने में अच्छा था और सस्ता था, हमारा दिखने में उतना अच्छा नहीं था और महंगा भी था। तो सामान कौन खरीदेगा? सामान उसने खरीदेगा। तो जो पॉलिस्टर का कपड़ा चमचमाते हुए पहनते हो, कभी फटेगा? सस्ता भी है, 50 मीटर मिलता है, सूती कपड़ा 500 मीटर मिलेगा, है ना। और गरीबी उस समय भी थी, गरीबी आज भी है, जो स्थिति अलग हो। तो भाई सब लोग देशभक्ति क्यों दिखा रही, उसको जो सस्ता मिल रहा था उसको ले रहे थे, है ना।
इसलिए हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, हाथ से बनने वाला कपड़ा वगैरह जो था, उसका डिमांड कमते चला गया और उसका डिमांड बढ़ते चला गया। तो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हुआ, बंद हो गया। और जो कभी कंपनी के मालिक होते थे वो मजदूर बन गए, बंद हुआ, मजदूर गन बन गए। जमींदारी प्रथा अवेलेबल था कि जमीन लिया है कि नहीं, खेती किया, अगर उसको नहीं दे पाया उसका मालगुजारी, तो अगला साल दुगना देना पड़ेगा। आज की तरह तो नहीं था कि बैंक है माफ कर देगा, है कि नहीं, और नहीं चुका पाते थे तो अगला साल दुगना होगा। इस तरह से कर्ज बढ़ते गया और बॉन्डेड लेबर का एक नया प्रथा हमारे क्या जन्म लिया। और एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे यहाँ आजादी के पहले 8% लोग शिक्षित थे, उसमें से 7% को अपने फेवर में कन्विंस करने में अंग्रेज लोग सक्षम हो गए थे। समस्या था, अंग्रेज लोग ब्रिटेन से नहीं आए थे, अंग्रेज लोग तो ही मतलब जो जमींदार लोग हैं वो ब्रिटेन से नहीं आए थे, वहीं के थे, अंग्रेज उसे बनाए। और वही लोग हम भी हमारे के यहाँ जो किसान थे, पढ़िएगा मुगल साम्राज्य में, जो मुगल साम्राज्य था उस समय खेत का मालिक किसान होता था। अब खेत का मालिक जमींदार होना शुरू, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये प्रथा लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस वही है जिसको अमेरिका वाला मारपीट के भगा दिया था, है ना। और वो फिर यहाँ का अपनी पॉलिसी लगाई। वो ऐसा व्यक्ति था जो अपना देश में ही कुरफाती काम करता था, है ना, ये नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ। एनीवे, तो चलिए आगे लिखते हैं, इसको डील करते हैं। लिखिए, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, Indian economy was completely a stagnant economy. Indian economy was completely a stagnant economy. Indian economy was a completely stagnant economy. Full stop. A stagnant economy is one. A stagnant economy is one which shows little or we show little or no growth in income. We show little मतलब थोड़ा सा, और no growth in income, no growth in income। पैरा चेंज कर लीजिए, लिखिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर अटेम्प्टेड, कभी प्रयास नहीं किए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर अटेम्प्टेड, ब्रिटिश सरकार कभी प्रयास नहीं किए। ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर अटेम्प्टेड टू एस्टिमेट इंडियाज national and per capita income. India's national and per capita income. India's national and per capita income. And per capita income. However, Dadabhai Nauroji, William Digby, दादाभाई नौरोजी विलियम दिग्बी नाम है, दादाभाई नौरोजी विलियम दिग्बी, फिंडले सिरास नाम है सब, फिंडले सिरास, VKRV राव, फिंडले सिरास, दादाभाई नौरोजी, तो शुरू में लिखा दिया था ना, सॉरी, फिंडले सिरास, VKRV राव करो, VKRV राव एंड RC देसाई, VKRV राव एंड RC देसाई, VKRV राव एंड RC देसाई, NRC देसाई, where some notable individuals who attempted to estimate India's national income and
per capita income, India's national income and per capita income. फुल स्टॉप. although, यद्यपि बोलते हैं ना, although, comma, these estimates yielded conflicting results. These estimates gave a conflicting results. मतलब कि अलग अलग रिजल्ट, कुछ ने कहा कुछ होगा, कुछ ने कहा कुछ होगा. although these estimates yielded, मैंने दिया, हाँ, YIEL, चाहे गिव लिखो ना, गैब, GAB, गैब conflicting result. लिखे, पारा चेंज कर लिए. मोस्ट ऑफ द estimates मतलब ज्यादातर जो आकलन था, मोस्ट ऑफ द estimates reveal that, मैंने बताता है, reveal that the country's growth of aggregate real output, the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th centuries, during the growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%, was less than 2%, and growth in per capita output per year was only 0.5%. या कर दो मेयर, यानी केवल 0.5%. एग्जैक्ट डेटा हो गया 0.5. देखो ये डेटा कभी चेंज होगा नहीं, ये पहले का डेटा है, अब जो डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन ये क्या चेंज होगा. तो देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट कितना था, 2% से भी कम था. हम लिखाए भी थे कि लेस देन 3%. इकोनॉमी क्या था, स्टैग्नेंट था. और पर कैपिटा आउटपुट, मतलब पर कैपिटा जो प्रोडक्टिविटी है उसका ग्रोथ 0.5 था, वेरी स्लो था. और इसके पीछे बहुत सारा कारण था. आज सरकार इतना कुछ करती है तो हमें इतना कुछ समस्या है. तो कल्पना कीजिए जब सरकार यहाँ के बारे में सोचती ही नहीं होगी तब यहाँ के लोग कितने तकलीफ में होंगे. आज सरकार से कुछ डिमांड करते हैं तो भी कुछ लाठी डंडा खाना पड़ता है. कारण चाहे जो गलती इधर से भी रहती है. तो कल्पना कीजिए उस समय क्या समस्या रहा होगा. आज हम लोग गांव में घूमते हैं तो इतनी समस्या है, तो कल्पना कीजिए कि 1947 के पहले कितना बड़ी समस्या रहा होगा. आज महिलाओं के साथ इतना समस्या, जब इतना पढ़ लिख गए हैं, इमेजिन व्हाट माइट हैव बीन द सिचुएशन ऑफ इंडियन सोसाइटी बिफोर 1947. कल्पना की, इमेजिन. ठीक है, आज हमारे के यहाँ इतना समस्या एजुकेशन में है. जस्ट इमेजिन व्हाट माइट हैव बीन द सिचुएशन बिफोर 1947 इन इंडियन सोसाइटी. हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं. टुडे हम लोग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारा जो पढ़ाने की कला है और देशों के कंपनी पिछड़ते चला गया. अब अलग बात है, बहुत अच्छे ही करते हैं, लेकिन सवाल है कि 5% 2% ना. जैसे कि IIM में जो पढ़ते हैं अच्छा लगता है, सब निकल जाते पढ़ लिख के IT में. तो एक क्वेश्चन ये भी तो है, क्यों ना 5 विश्वविद्यालय हो, सब IIM की तरह हो, जो पढ़ के निकले समस्या ना हो. तो ऐसा हो सकता है अगर सरकार चाहे तो. क्योंकि एक चीज था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो भी हमारे इंडस्ट्री, जो भी हमारा विश्वविद्यालय था, वहां से जो बच्चे पढ़ लिख के निकलते थे, वो पढ़ लिख के निकलते थे. आज की तरह चोरी नहीं होता था. हम पढ़ाएंगे कि क्या पॉजिटिव फैक्ट था वहां का. उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टाइट था. आज इतना चिट्टा पुर्जी लेके लोग लिख रहे हैं. तो कल्पना कीजिए 10 साल के बाद इसी तरह से चलते रहा तो चोरी कराने वाला कोई नहीं मिलेगा, किताब लिखने वाला कोई नहीं मिलेगा.
यही बात समझ रहे, ये सारी समस्याएं आज है, तो सोचिए उस समय क्या समस्या रहा होगा। आज लोग इतने विकसित हो गए तो आज इतनी सारी समस्याएं गांव में मिलती है। आज भी जातिवाद है, लोग पढ़ने लिखने के बाद खत्म नहीं हुआ है, तो सोचिए उस समय क्या रहा होगा, आग लगाने वाले होंगे। तो इस तरह से कल्पना से देख सकते हैं कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रही होगी 1947 में, जब इसको आजादी मिला, इतने सारे समस्याओं से झेल कर निकली थी। एक समस्या नहीं था। आज हम लोग जब गांव में घूमते हैं, बहुत सारे ऐसे गांव आज भी है जहां बिजली नहीं है। एक रिपोर्ट देखा, बहुत सारा ऐसा गांव आज भी जहां उसको रेडियो से काम चलाता है, बहुत सारे। हमारे क्या इलिटरेसी तो अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये सारे समस्याएं का दूर करने का एक ही तरीका है, आपका बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन बेस्ट एजुकेशन से नहीं, बेस्ट एजुकेशन हमें देना होगा तभी। अब दूसरा पॉइंट लिखो, दिखाते हैं फिर आगे। ऐसे लिखो, एक लेना जोड़ दी इसमें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपुल वाज माइजरेबल, मतलब जिसे बोलते हैं ना कंजूस तरह का था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेरी लो कर दो ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेरी वेरी लो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दैट वेरी टाइम वाज वेरी लो एज बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ इनकम। क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता कब है, जब इनकम बढ़ता है। और दो समस्या था, एपिडेमिक एंड फेमिन, महामारी और अकाल हमेशा पड़ते रहता था, है ना। कितने लाख लोग मारे गए, अकाल में लोग बिना खाना के मर जाते थे। अनाज होता था जमींदारी प्रथा में, सड़ जाता था, लेकिन उसे गरीबी को खोला नहीं जाता था। अहमद सिंह लिखते हैं ना कि जो अनाज होता था, अनाज तो था, अगर अनाज का वो भंडारा खोल दिया जाता, हर जैसे पटना में है गोलघर, तो ये अनाज के लिए ही बना था, तो सड़ा देने से वो लोग सड़ा देना अच्छा समझते थे, तो लेकिन वे काम अंग्रेज नहीं करते होंगे, ये जमींदार कहीं न कहीं इंडियन थे। क्लियर। लेकिन उसमें से कुछ जमींदार बहुत अच्छे भी थे, क्योंकि जितने तुम्हारे क्रांतिकारी बहुत लोग हैं वो जमींदार परिवार से, जरा पढ़ के देखिएगा, क्योंकि हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो हिस्ट्री का विषय है, देखिएगा कि बहुत सारे जो क्रांतिकारी है वो कहीं ना कहीं जमींदार से ही, परिवार से ही हुआ करते थे, तो हम सबको दोष नहीं दे सकते हैं। दूसरा लिखो, तो पहला पॉइंट था, इतना ही लिखना है, बहुत है आपके एग्जाम वगैरह में। बैकवर्ड इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, बैकवर्ड यानी कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था। देखो किसी भी देश को, अर्थव्यवस्था को, सब देखने के लिए हम आपको बताए थे क्या देखना होगा बाबू, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना होगा। समझ लो पहले, ये इंफ्रा पहले ही बताए होंगे, स्ट्रक्चर हिंदी में क्या बोलते हैं, बुनियादी सुविधा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, नहीं बताए थे, तो जान लो, नहीं बताए थे तो। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोशल, सामाजिक बुनियादी सुविधा, या इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं आधारभूत संरचना। और एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें भी फिर दो होता है, इसमें भी तीन होता है, एकदम समझो, याद रख लेना। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो माइंड में आ जाना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं। एक एक दो, पहला होता है बाबू हेल्थ, और दूसरा होता है एजुकेशन। इसमें तीन होता है, पहला होता है ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है कम्युनिकेशन, तीसरा होता है इनर। ठीक है, पहले देखो बोर्ड पे। अब तुम ही लोग बताओ कि आज भी हमारे के यहाँ आज़ादी कितने दिन हो गए, हेल्थ का समस्या है ना। सोचो 1947 के पहले कैसा रहा,
बहुत खराब रहा होगा। ठीक है, एजुकेशन में ज़्यादा समस्या है ना, तभी ना कोचिंग सेक्टर में आते हैं आप। अगर विश्वविद्यालय में, कॉलेज में अच्छी व्यवस्था होती तो शायद आप यहाँ पे नहीं आते। मतलब कहीं ना कहीं कमी है। बच्चे क्या चाहते हैं, लोग संस्था हमारी जो है फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो लोग कोचिंग के सेक्टर की तरफ दौड़ते चले जाते हैं। आज भी समस्या है। ट्रांसपोर्ट की समस्या दूर हाल फिलहाल से हुआ है, जिसे कुछ अर्थशास्त्री कहते भी हैं, हम लोग भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पुल का जाल बिछ गया है ना, बिछिया ना, मेट्रो का जाल बिछ रहा है, क्यों ना उसी तरह से हमारा जाल बिछ जाता है एजुकेशन का। क्यों ना आईएम का मॉडल अच्छा है तो उसी मॉडल की तरफ बीए का इंस्टीट्यूट भी होता है, बीए एमए वही कराते। जिस तरह से ऑक्सफोर्ड में लोग हार्वर्ड में पढ़ने जाते हैं ना जी, एमए बीए पीएचडी, और अच्छे करके आते हैं। इंडिया में भी आईजीडीआईआर है, जो भारतीय के विश्वविद्यालय है, वहां से लोग पढ़ के पूरे दुनिया में चले जाते हैं। तो अगर उस मॉडल को पूरे इंडिया में अगर लागू किया जाए तो इससे अच्छा विकास मॉडल क्या होगा। तो ये अभी ठीक है, लेकिन बहुत ठीक नहीं, हाल फिलहाल ठीक हो रहा है। कम्युनिकेशन देख ही रहे हैं ठीक हो रहा है, एनर्जी भी ठीक हो रहा है, लेकिन बहुत ठीक नहीं है, लेकिन एनर्जी ठीक हो रहा है। लेकिन ये जो जब तक ये विकास नहीं होगा ना, दोनों चीज हेल्थ और एजुकेशन, हालांकि इसमें भी विकास हो रहा है ना, इसमें भी विकास हो रहा है, लेकिन कमी हमारे क्या इसमें है, पॉलिसी से नहीं बल्कि ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए। मैक्सिमम सरकार सिर्फ हायर एजुकेशन पर ध्यान देती है, लेकिन अगर जिस व्यक्ति का प्राइमरी एजुकेशन ठीक हो जाए तो हायर उसका अच्छा हो जाए। अब एग्जाम्पल समझिए कि बिहार के या यूपी के जैसे गांव में जो पढ़ते हैं उसका बेस इतना कमजोर हो जाता है कि मैट्रिक पास करने के बाद जब किसी शहर में आते हैं तो उसको बेस ठीक करने में अगला 10 साल लग जाता है, तब तक उसकी उम्र पार हो जाता है। कम उम्र में पढ़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, ज़्यादा उम्र होता है तो घर से भी सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है। आई बात समझ में। इसलिए अगर देश को विकास करना है तो प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा आज के दिन में, क्योंकि इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आपको फिर नेक्स्ट इसी टॉपिक को दोहराना है। तो जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारा इकोनॉमी बैकवर्ड था, क्योंकि हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुअर था। अगर ये सभी चीज को, अगर ये पांच ही ना, पांच ही, अब इसमें देखो हेल्थ में प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ बहुत सारा होता है, एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट में है रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, इस तरह से है कि नहीं। कम्युनिकेशन में है पोस्ट ऑफिस है, कुरियर है, बहुत सारी चीजें को दिक्कत है। ठीक है, और आपके एनर्जी सेक्टर से, लेकिन हाल के वर्षों में इसका यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारे क्या विकास हो रही है, ये भी होगा, लेकिन तुमको एक ग्रोथ मॉडल पढ़ाएंगे, यानी कि रोस्टोज का स्टेज है। बहुत सारा कंट्री 30 साल में बहुत कुछ कर लिया, लेकिन इंडिया 50, 70, 75, 75 साल में उतना कुछ नहीं कर। इसके पीछे कारण है हमारे क्या जनसंख्या की संख्या अधिक है, मल्टी कल्चर्ड है। यहाँ जितना जिला है उतना कल्चर है, जितना जिला उतना भाषा है, इसलिए भी एक समस्या है। बड़ा देश है, सबको साथ लेके चलना। अब लोग फिनलैंड से तुलना हम नहीं कर सकते हैं, जितना बड़ा यहाँ जिला है उतना बड़ा फिनलैंड कंट्री है। एनीवे, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं कि जब देश को आज़ादी मिला था तो उस समय हमारा इकोनॉमी क्या था, बैकवर्ड था, क्योंकि बुनियादी सुविधा बहुत खराब स्थिति में था। फिर इसको अलग से लिखना, लिखो इंडियन इकोनॉमी वाज ए बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। Indian economy was a backward economy on the eve of independence. On the eve of independence, full stop. An economy is called a backward economy. An economy is called a backward economy. An economy is called a backward economy when it has very low per capita income. When it has very low per capita income, very low per capita income, and poor infrastructure, and poor infrastructure, and poor infrastructure, जैसे हम बताएं अभी, very low per capita income and poor infrastructure,
स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं आधारभूत संरचना, ठीक है, आधारभूत संरचना। लिखिए, पाराचीन कर लो। इंडिया इन 1947-48, इन 1947-48, in 1947-48 the per capita income of India was कितना 20 रुपीज, ठीक है। लिखो नीचे, द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर and they were unable to obtain their minimum requirement of life, their minimum requirement of life, obtain minimum requirement of life. What is minimum requirement of life? समझ देखो, minimum requirement ऑफ लाइफ, जैसे देखो, जिसे फूड यानी कहते रोटी, जिसे क्लॉथ मतलब कपड़ा, और जिसे हाउस मतलब मकान, और हेल्थ मतलब एजुकेशन, ये दो बाद में जुटा, लेकिन ये तीनों चीज उसे पूरी नहीं मिल पाती थी, है ना। और गरीब कैसे कहते हैं आज के डेट में, जिसके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा नहीं। व्हाट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ? तो रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन, दिस इज कॉल्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। ये सब याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन, कहीं कहीं फूडिंग, क्लॉथिंग, शेल्टरिंग, है ना, हेल्थ और एजुकेशन इस तरह से दिया होता है। क्या हो गया? मिनिमम, व्हाट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ? रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कृषि का प्रभुत्व था, है ना, कृषि पर आश्रित लोग थे। लिखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी, as the principal source of livelihood, as the principal source of livelihood, as the principal source of livelihood, as the principal source of livelihood। लिखो, nearly 72% of the countries, nearly 72% of the countries, nearly 72% of the country's working population, of the country's working population, of the country's working population was engaged in agriculture, engaged in agriculture, comma, however the contribution of agriculture, however the contribution of agriculture to GDP was only 50%, 50%, was only 50%, the contribution of agriculture to GDP was only 50%, comma, indicating the backwardness of this sector, indicating the backwardness of this sector,
indicating the backwardness of the sector. Full stop. This sector suffered from the low productivity. This sector suffered from the low productivity. Because of that, it has low contribution to GDP. Because of that, it has low contribution to GDP. अब देखो, because of that it was has low contribution to GDP. देखो जी, एग्रीकल्चर में क्या था कि सबसे पहले पुअर टेक्नोलॉजी, पहले तो था आउटडेटेड मेथड ऑफ कल्टीवेशन, है ना। पुअर हमारे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारे क्या सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं था, हमारे क्या टेक्नोलॉजी नहीं था, हार्वेस्टर नहीं था, ट्रैक्टर नहीं था, अर्थात तो कुछ किसानों के पास था, है ना। जिसके कारण एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज द पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी, कह सकते हो द पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडियन लैंड बाय द इंडियन फार्मर ऑफ पीजेंट वाज वेरी लो। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ इस तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में नहीं था, आज तरह है। ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके पहले बहुत सारी व्यवस्था की गई, अदरवाइज हमारे क्या कोई रिसर्च सेंटर नहीं होता था, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं होता था। किसान अपने हिसाब से खेती कर रहे थे, दुनिया काफी आगे बढ़ रही थी, कैश क्रॉप के प्रोडक्शन को आगे बढ़ावा दे जा रहा था। यहाँ के किसान उतना ही अनाज होते जिसमें वो खा पी लें, सरप्लस नहीं होता वो बेच पाए, है ना। जैसे आज के डेट में बहुत सारे किसान, पंजाब है, कर्नाटक है, लोग सरप्लस अनाज उत्पादन करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी। आज भी देखिए हमारे किसान बहुत परेशान है, आज भी बहुत सारे गांव में हल बैल से खेती होती है, जरूरत है उसको आगे बढ़ाने का। तो उस समय की स्थिति हमारे के, जो हम तो उस समय की स्थिति पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखे बाबू। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। ब्लीक, BLEAK, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन या स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और है ना, औद्योगिक विकास का निम्न होना। देखो, जब ब्रिटिशर लोग इंडिया में आए तो इंडस्ट्री को लगाना को बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या बोलते हैं जी? इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन उसका जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी था, किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी मतलब दोहरी नीति, अपने देश वाले को सपोर्ट करना और हमारे यहाँ के लोगों को इग्नोर करना। तो हमारे कंट्री में क्या हुआ कि सिस्टेमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। और किसका? हमारे के उसमें क्या फेमस था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज डी इंडस्ट्रियलाइज, है ना, बाय दी ब्रिटिश या बाय दी ब्रिटिशर्स, बाय दी ब्रिटिशर्स। लिखो, prior to British rule, prior to British rule, prior to British rule, comma, industrial sector in India was well known for handicrafts, was well known for handicrafts, but it was systematically declined, but it was systematically declined because of discriminatory policy of British government. At the time of independence,
लिखो पैरा चेंज करके उसी में लिखो ना, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कॉमा स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, मतलब छोटे छोटे इंडस्ट्री को जब पढ़ाएंगे ना स्मॉल स्केल कॉटेज बताएंगे, उसी को एमएसएमई भी कहते हैं ना। क्या लिखे, क्या लिखे हैं? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर ऑलमोस्ट रूइंड, मतलब बर्बाद हो चुका था, RUINED, वेयर रूइंड फुल स्टॉप। हेवी इंडस्ट्री शोड ए ब्लिक ग्रोथ, मतलब स्लो ग्रोथ, हेवी इंडस्ट्री शोड ए ब्लिक ग्रोथ and for the bulk of capital goods 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 requirement comma we were dependent upon foreign, है ना। जो मशीन वगैरह आता था हम दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंस थे, हमारे यहाँ इसका उत्पादन ही नहीं होता था। और हमारे यहाँ जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट, जैसे मैंने शुरू में लेक्चर में बताए थे किस तरह से हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था जो वर्ल्ड फेमस था, यहाँ के जब प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जब राज दरबार होता था तो रथ से लेके रथ, जानते हो रथ पे लोग चलते थे पहले, या जो कुर्सी वगैरह बैठते थे, कालीन वगैरह जाए, तो सारा हाथों से यहाँ पे तैयार होता था और पूरी दुनिया में सप्लाई होता था, जिसका ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक तो उसका पॉलिसी भी था, दूसरी कारण जो हमारा मॉडर्नाइजेशन हुआ उसमें मशीन से जो सामान बनने लगा, अधिक स्वेटर वगैरह जो पहले हाथ से बिनते थे आज मशीन से आता है, तो मशीन से बिना हुआ अच्छा दिखता है, जल और सस्ता भी है, हाथ से दिखा हुआ दिखने में अच्छा भी नहीं लगता है, इधर गई थी उधर गई थी तो लोग को सस्ता भी अच्छा भी तो लोग उसको खरीद लेते हैं। और एक समय था कि हमारे यहाँ हर दुकान में कहती थे हम स्वेटर बिनेंगे 200 रुपये लेंगे, उसका तो रोजगार खत्म हो गया। पहले स्वेटर हाथ से बुन के पहनते थे, अब मशीन से बना हुआ है। आई बात समझ में? पहले कपड़ा भी हाथे सी देते थे लोग, जब मशीन आया, सिलाई दर्जी आ गए मशीन लेके, तब उन लोगों का काम खत्म हो गया। आई बात समझ में? क्लियर? तो इस तरह से हमारे जैसे अब जो हम लोग जूता वगैरह पहनते हैं, चप्पल, वो सब मोची लोग बनाते थे, अब मशीन से आ गया, सब खत्म। आई बात समझ में? इस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन आ गया, तो बच्चा को पढ़ने से मतलब जहाँ उसको सस्ता मिलेगा, जहाँ अच्छा मिलेगा जाएगा। आई बस चॉकलेट हमारे यहाँ कितना लेमन चूस बिकता था, बाहर से आ गया इटली का एल्पेनलीब कंपनी और सब धाराशाही हो गया यहाँ का मार्केट। उसी तरीके से अब है कि उस समय मजबूरी थी कि हम लोग, आज तो है कि सरकार कहती है आप भी कम्पीट कीजिए, विदेशी आ रहा है उसके हिसाब से अभी अपने आप को अपडेट बनाइए, उसमें परमिशन नहीं था कि आप विदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, heavy dependence on imports, heavy dependence on imports, heavy dependence on imports. The country was heavily dependent upon imports. The country was heavily dependent on upon imports, comma, particularly for machinery and related equipment of production and related equipment of production. Full stop. Armed forces of the country also dependent heavily on foreign imports for most of the defense equipment. For most of the defense equipment, जो छोटे अगर लिख लीजिएगा बाद में। Besides several consumer goods
लाइक सीविंग मशीन, मैंने सीने वाला मशीन, कमा मेडिसिन्स दवा, कमा केरोसिन ऑयल, कमा केरोसिन ऑयल, कॉमा बाइसिकल साइकिल साइकिल etc used to be imported used to be imported from the foreign। यानी कि साइकिल मशीन सब का उपयोग कहाँ हो रहा था? भारत में। वो बन के कहाँ से आ रहा था? विदेश से। तो बिक रहा था यहाँ, बन रहा था विदेश में, तो रोजगार कहाँ मिलेगा? विदेश का। जीडीपी कहाँ बढ़ेगा? इंग्लैंड का, जहाँ से इंग्लैंड से मतलब सामान आता था। आज क्या है? आज हमारे यहाँ सब सामान बनता है तो जीडीपी हमारा बढ़ रहा है ना, लेकिन उस समय हमारे का विपरीत हो रहा था। आज भी हमारे के यहाँ जितना बड़ा मार्केट है उतना उत्पादन हमारे क्या नहीं होता है, उत्पादन दूसरे कंट्री में होता है। जिस कंट्री में उत्पादन मिलेगा होगा वहीं जीडीपी बढ़ेगा, और जहाँ जीडीपी बढ़ेगा वहीं रोजगार बढ़ेगा। और आजकल एक दूसरा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। आजकल कारण एक है अनएम्प्लॉयमेंट का मैकेनाइजेशन, यानी कि मशीनीकरण, है ना, और न्यू टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ कारण है कि सारे काम मशीन से हो रहे हैं। यानी कि बताएंगे, आप लोग पढ़े होंगे बीए पार्ट 1 में प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व, तो उसमें देयर आर 2 मेथड ऑफ प्रोडक्शन। पहला होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर का उपयोग अधिक और पूंजी का उपयोग कम, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में पूंजी का उपयोग अधिक और लेबर का उपयोग कम होता है। तो आजकल जो है लोग क्या कर रहे हैं? पूंजी का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं। जैसे कि कोई काम करना है तो जैसे पैसा ही जमा करते थे बैंक में, अब कैश डिपॉजिट मशीन लग सीडीएम कहते हैं। उसके पहले एक दो व्यक्ति बहाल होते थे, अकाउंट ऑनलाइन खुल जाता है, ऐप से खुल जाता है। कुछ गड़बड़ी होता था ऑनलाइन हम कर देते थे, कंप्लेन भी शॉर्ट आउट हो जाता है। अगर हमको पासबुक का 1 साल का रिकॉर्ड से वो भी बैंक वाला ऑनलाइन भेज देते हैं, या नेट बैंकिंग से निकाल सकते हैं, है ना। आजकल ये कारण जब हम बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इंडियन इकोनॉमी, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और लिख लो, फिर छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट बताएंगे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, सीमित शहरीकरण, लिमिटेड अर्बनाइजेशन अंडरलाइन कर लो और फिर लिखो। लिखिए at the time of independence, comma, bulk of the population and the most of the population of the India lived in villages। lived in villages मतलब आज़ादी के वक्त हमारे जनसंख्या का अधिकतर लोग कहाँ रहते थे? क्या रहते थे? गांव में रहते थे। in 1948 comma only 14% of the population, 14%, only 14% of the population lived in urban area, while 86% lived in rural areas, full stop। rural population lacked opportunities outside agriculture, and this compounded their poverty, मतलब शहरीकरण होता है ना, तो कृषि से हटकर दूसरे सेक्टर में लोग काम करते हैं। जैसे होता है ना प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो लेकिन गांव में जब लोग रहते हैं तो उसके लिए बस एक खेती ही साधन होता है। अभी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो विकास अर्बनाइजेशन हुआ, मुसल्लेपुर हाट का इलाका हो, चाहे संपतचा का इलाका हो, चाहे दानापुर का इलाका हो, चाहे राय बाजार के पीछे का इलाका हो, चाहे खगौल का इलाका हो, चाहे बिहटा का इलाका हो, तो और चीज़ों को विकास हो रहा है ना, तो उसके पास काम करने का मौका मिलता है। तो ये सब डेटा जो है आपको काम, ये डेटा कभी चेंज होगा नहीं, जो भी लिखा रहे हैं आगे जो लिखाएंगे वो चेंज हो सकता है, लेकिन अब जो अभी जब डेटा लिखाए हैं एंड दैट कैन नॉट बी चेंज, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर बी एग्जामिनेशन। इवन जो बच्चे +2 में है उसके लिए भी चैप्टर 1 ये आपका पढ़ना होता है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। क्लियर? तो आज यहीं तक रखो, फिर आते हैं।